आज के हमारे लेक्चर में हम एक सेटअप पढ़ेंगे जिसको हम साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बातें कर ली थी कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा या चल रहा होगा तो उसके ऊपर कैसे फोर्सेस लगते हैं और उनका पाथ कैसे होता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके कुछ यूजेस हमें फाइंड आउट करने हैं कि ठीक है कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा जो एक सेटअप है वो है साइक्लोट्रॉन। कि हमारे पास प्रॉब्लम ये आई कि हमें एक चार्ज पार्टिकल चाहिए और जो अच्छी खासी स्पीड से चल रहा हो, मतलब बहुत हाई स्पीड से चल रहा हो। तो बहुत हाई स्पीड का चार्ज पार्टिकल हम कैसे जनरेट कराते हैं कि शुरू में चार्ज पार्टिकल को बनाते हैं। मतलब ऐसा क्या होता है कि एक सोर्स होता है, वो इस चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखता है। फिर क्या करते हैं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड या जो भी फील्ड्स लग रही होती है वो उसको क्या करती है, एक्सलेट कराने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ने लगती है। हमें ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए जो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा हो। तो हम क्या करते हैं, जो ये सेटअप है साइक्लोट्रॉन, ये चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करता है बहुत हाई स्पीड से। तो साइक्लोट्रॉन इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू एक्सलेट अ चार्ज पार्टिकल टू ए वेरी हाई स्पीड। तो अगर चार्ज पार्टिकल की बहुत ज़्यादा स्पीड हमें चाहिए, एक्सलेट कराना हो बहुत हाई स्पीड तक, तो हम ये वाला सेटअप यूज़ करते हैं। चार्ज पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। तो स्पीड ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इट इज़ ऑल्सो अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू एक्सलेट अ चार्ज पार्टिकल टू ए वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। हमें ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो या उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तो हम साइक्लोट्रॉन यूज़ करते हैं। देखो, साइक्लोट्रॉन का सेटअप क्या होता है कि ऐसे एक ये डीज बोलते हैं इनको, ठीक है। ऐसे करके ना दो डी ऐसे रखे होते हैं, ठीक है। और ये जो डी होते हैं ये अंदर से एकदम खाली होते हैं, कि जैसे अगर यहाँ से अगर आप देखोगे ये अंदर से एकदम ऐसे खाली होता है। और ये जो डी होता है ये क्या है, सेमी सर्कुलर कंडक्टर्स होते हैं। तो ये कंडक्टर के मेटल्स के बने हुए होते हैं। तो ये इसका एक सेटअप है कि एक कि ऐसे मान लेते हैं कि एक ही प्लेन है और इसमें ऐसे है कि ये दो डीज ऐसे रखे हुए हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं कि ये जो दो डी हैं, इन दो डी को हम एक ऑसिलेटर के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। जो ऑसिलेटर है वो एसी ऑसिलेटर है, ठीक है। कि अब ये अपना बार बार अपनी पोलैरिटी चेंज कर सकता है या जो भी इसके अंदर करंट का डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता है। कि एक बार जैसे अगर ये वाला जो डी है, एक बार मान लेंगे ये वाला हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल, तो ये ऑसिलेटर है बार बार अपनी पोलैरिटी चेंज कर सकता है। तो बाद में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मतलब जो डीज होंगे इनकी पोलैरिटी फिक्स नहीं है, इनकी पोलैरिटी चेंज होती जाएगी। और जो ये ऑसिलेटर होता है ये बहुत हाई वोल्टेज का होता है, कि मतलब ये किलो वोल्ट्स के अंदर होता है कि 20,000 किलो वोल्ट, 10,000 किलो वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो बहुत हाई होता है। और ये क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। इसकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत हाई होती है, मेगा हर्ट्ज़ के ऑर्डर की होती है। कि ऐसा नहीं है कि 1 या 2 सेकंड में अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। तो हम क्या करते हैं, मेटेलिक डीज को ऑसिलेटर के साथ जोड़ते हैं। ऑसिलेटर का जो वोल्टेज होता है वो भी किलो वोल्ट्स में होता है, बहुत हाई होता है और फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑसिलेटर का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। कि ये ऑसिलेटर क्या करेगा, सबसे पहले तो ऑसिलेटर इन दो डीज के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा और वह पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ऑसिलेटर का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। और हम क्या करते हैं कि ये जो प्लेन है इसके एक साइड हम नॉर्थ पोल रख देते हैं, एक मैग्नेट रख देते हैं। जैसे ऊपर हम मैग्नेट रख देंगे नॉर्थ पोल और इस प्लेन के नीचे रख देंगे साउथ पोल। तो मैग्नेटिक जो मैग्नेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू प्लेन ऑफ पेपर और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने देखो ये बात जानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और वो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज को एक्सेलरेट करेगा। तो चार्ज का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ स्पीड को चेंज करता है। तो हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे स्पीड तो चेंज हो सकती है। हमें तो एक चार्ज पार्टिकल, रुका हुआ चार्ज पार्टिकल हमें बहुत हाई स्पीड पे चाहिए। तो रुके हुए चार्ज पार्टिकल पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकती है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकते। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए ही कि रुके हुए पार्टिकल को क्या करे, एक्सलेट करना शुरू करे। तो अगर सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते तो वो क्या करता, वो उसकी स्पीड तो बढ़ाता जाता, लेकिन देखो जितने टाइम तक फोर्स लगते जाएगा उतने टाइम तक ही पार्टिकल एक्सलेट करते जाएगा और उतने टाइम तक ही उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। अब हमें स्पीड चाहिए बहुत हाई। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक लगती रहे, कि मतलब हाई टाइम तक, लास्ट टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगती रहे। तो क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो काफ़ी टाइम तक एक्सलेट करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी।
अगर या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक लगती रहे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जैसे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल को मूव करने में जितना ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए, मतलब एक चार्ज पार्टिकल जितने ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव करता जाएगा उतने टाइम तक क्या करता जाएगा, वो अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा। तो ये सेटअप क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, हमें बल्कि सेटअप नहीं चाहिए, हमें छोटा सा सेटअप चाहिए। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्पीड तो आ जाती और बहुत हाई स्पीड भी आ सकती थी, लेकिन बहुत हाई स्पीड आने के लिए चार्ज पार्टिकल को बहुत लंबे टाइम तक चलना पड़ता है या फिर बहुत लंबे डिस्टेंस तक चलना पड़ता है। इससे क्या होता है, सेटअप बल्कि हो जाता है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत हाई स्पीड हम जनरेट नहीं कर सकते, जो सेटअप हो जाएगा बहुत बल्कि हो जाएगा, तो उसको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या काम कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड उसका स्पीड कभी चेंज ही नहीं कर सकती है, कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो लगाएगी लेकिन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं करता है, तो उसका स्पीड कभी चेंज नहीं हो सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड लगा के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है कि चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर देती है। मतलब उसका अगर चार्ज पार्टिकल पहले ऐसे चल रहा होगा तो चार्ज पार्टिकल को घुमा देगी। ठीक है, तो देखो इन दोनों का अपना अपना यूज़ है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड चेंज कर सकती है, लेकिन इसके लिए जो टाइम चाहिए या जो डिस्टेंस चाहिए चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सेटअप बहुत बल्कि हो जाएगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से भी काम नहीं चल सकता। मैग्नेटिक फील्ड तो स्पीड चेंज कर ही नहीं सकती है, तो ये तो साइक्लोट्रॉन में, अकेला साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड तो यूज़ में भी नहीं आएगी। लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये डायरेक्शन चेंज करती है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इसकी स्पीड इंक्रीज़ करते जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इसका डायरेक्शन चेंज करते जाते हैं। अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे हो कि पहले इधर जा रहा है, फिर ठीक है एकदम से ऐसे घूम जाए, कि पहले एकदम सीधा सीधा चले, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, इसका स्पीड बढ़ जाए, फिर मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे घुमा दे, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पीड सेम रहेगा। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सलेट कर दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है मान लो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। फिर मैग्नेटिक फील्ड काम करे, मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा दे, तो एक छोटे से सेटअप में ही जो चार्ज पार्टिकल होगा वो ऐसे से घूमता रहेगा। तो उसको चलने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाएगा एक छोटे से सेटअप में, कि वो चलता भी रहेगा और घूमता भी रहेगा। तो चार्ज पार्टिकल अगर घूमते घूमते चल रहा है तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा उसकी स्पीड बढ़ाने में, तो हम हाई स्पीड को अचीव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, क्रोज्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। इस केस में देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे परपेंडिकुलर है। अब जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड को दोनों मिलकर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा सेटअप है, कि इसमें क्या है कि दो डीज ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, ये डीज ऑसिलेटर के साथ जुड़ा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, इसको यहाँ शो किया गया है ऐसे, ठीक है, इसके साथ जो भी ऑसिलेटर जुड़ा हुआ है वैसे। तो ऐसा मानते हैं कि सेंटर पे एक चार्ज था, चार्ज क्यू है और उसका मास एम है और ये रेस्ट पे है। तो सेंटर पे मान सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या मान लिया कि यहाँ पर लेट से एक चार्ज है, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ एक चार्ज है और ये चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है और इसका मास कितना है, एम है, और ये रेस्ट पे है, ठीक है, अभी रुका हुआ है। अब देखो रेस्ट पे सिंपल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काम करेगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा नहीं सकती। अच्छा, इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ डीज के अंदर है, मतलब इस वाले रीजन में, बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ होगी, डीज के अंदर होगी, और ये जो डी है वो किसके बने हुए, कंडक्टर के बने हुए, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है, एकदम शुरू में अगर बात करें कि ये जो ऑसिलेटर है अपना पोलैरिटी चेंज कर सकता है। लेट्स से कि इसकी इस वक्त पोलैरिटी है पॉजिटिव, ठीक है, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव मान लो और इसकी पोलैरिटी नेगेटिव मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ सेट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। तो इस वाले केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रुके हुए चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और ये चार्ज चलने लगेगा, एक्सलेट करने लगेगा। तो क्या होता है कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अभी ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू एक्सलेट्स टुवर्ड्स D2, कि पहले ये D1 के पास था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस वाली डायरेक्शन में है, तो चार्ज पार्टिकल D2 की तरफ एक्सलेट करता जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा और इसकी स्पीड हो गई लेट से v1। अब क्या हो गया कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल D2 में आया, एज Q एंटर्स D2,
अब ये D2 तो कंडक्टर का बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही होगी। तो यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इसकी स्पीड चेंज हो ही नहीं सकती, इलेक्ट्रिक फोर्स तो अब लगेगा ही नहीं जब ये D2 के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन काम करना शुरू करता है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या करेगी कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा V क्रॉस B। तो V इधर है, B इधर है, तो V क्रॉस B इधर लगा, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे चलते चलते फिर ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में घूमना चाहेगा वो। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेज द पार्टिकल टू मूव इन सर्कुलर पाथ बट इट्स स्पीड रिमेन सेम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज नहीं कर सकती है। तो ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे घुमा देगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेमी सर्कल में चला और उसका रेडियस कितना हो गया, R1 हो गया। और लेकिन इसकी स्पीड अभी भी कितनी रहेगी, V1 ही रहेगी, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो सकती। तो चार्ज पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से एक्सलेट हुआ, उसकी स्पीड कितनी हो गई, V1 हो गई। मैग्नेटिक फील्ड ने इसको घुमा दिया सेमी सर्कल में R1 रेडियस में, और इसकी स्पीड कितनी रही, V1। तो यहाँ पर जब इसकी स्पीड निकलेगी, ये वाला स्पीड कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। फिर क्या करेगा कि अभी ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। जैसे ही जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ घूम गया, उतने ही टाइम में दोनों डीज ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली, क्योंकि ये ऑसिलेटर है तो ऑसिलेटर अपना पोलैरिटी चेंज कर सकता है। तो इस चीज़ में जो नोट करने वाली बात वो ये है कि हमने ऑसिलेटर ऐसे सेट किया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमने में लेट्स से उस पार्टिकल को टाइम लगता है 1 सेकेंड, तो उसने उतने ही टाइम में इसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली। सही 1 सेकेंड के बाद इसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लगा लेट्स से T, तो उतने टाइम में इसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली। तो पहले ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था। अब क्या हो गया कि जब पोलैरिटी चेंज हो गई तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और चार्ज पार्टिकल भी इधर जाना चाह रहा है, तो इस वक्त इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऐसे। तो ये चार्ज पार्टिकल की पहले स्पीड V1 थी, इस तरफ फोर्स लगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, V2 हो जाएगी। और V2 स्पीड जो है वो V1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर जैसे ये चार्ज पार्टिकल ये D1 के पास आया, एज Q कम्स आउट ऑफ D2, ये जैसे, हाँ, तो ये यहाँ आया, जैसे ही इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई। तो ये स्पीड इंक्रीज़ करते करते यहाँ आएगा। अब क्या करेगा कि ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही D2 से चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, एज Q कम्स आउट ऑफ D2, पोलैरिटी ऑफ डीज चेंजेस, वो चेंज कर गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, Q एक्सलेट्स टुवर्ड D1, जो Q है वो D1 की तरफ एक्सलेट करता है, और इसका जो स्पीड होगा वो बढ़ता जाएगा। तो उसका स्पीड कितना हो गया, V2 हो गया। अब क्या करेगा, जैसे ये D2 में एंटर करेगा, इट एंटर्स D2, D2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो काम नहीं करेगा। तो कौन आ जाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से इसको क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा। कि इस वक्त इसकी वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो V क्रॉस B करोगे तो इस साइड आएगा। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा। लेकिन देखो जब ये चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो होगा क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्पीड जो है इंक्रीज़ कर गई। रेडियस ऑफ सर्कल कैसे हम लिखते थे, MV परपेंडिकुलर बाई QB। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसका रेडियस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर स्पीड थी कम, तो ये कम रेडियस में घूम रहा था। यहाँ पर V2 स्पीड जो है वो V1 से ज़्यादा है, तो ये बड़े रेडियस में घूमेगा। सो इट एंटर्स D2, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेज इट टू मूव इन अ बिगर सर्कल, बिगर सेमी सर्कल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेगा, इसका रेडियस R1 नहीं होगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब यहाँ से लेकर यहाँ घूमेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी V2। फिर से जितने टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको चलने में जितना टाइम लगेगा, उतने टाइम में पोलैरिटी फिर से रिवर्स हो गई। तो अगेन ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आई। तो इसकी स्पीड यहाँ पर V2 थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, तो इसके ऊपर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। तो ये पार्टिकल एकदम सीधा सीधा चलेगा यहाँ पे V3 स्पीड से। फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इसको जैसे ही स्पीड बढ़ जाएगी उसका रेडियस फिर से बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको फिर से ऐसे घुमा देगा बड़े रेडियस में। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी स्पीड कितनी रहेगी, V3 ही रहेगी। फिर जितने टाइम में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा उतने टाइम में पोलैरिटी फिर से चेंज हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया,
चार्ज पार्टिकल इधर एक्सलेट करता है, ठीक है, उसका स्पीड कितना हो जाएगा v4, और ऐसे करके ये ऐसे ऐसे चार्ज पार्टिकल घूमता रहेगा। तो जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल चलता रहेगा और घूमता रहेगा उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा तो उसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा, और एट लास्ट घूमते 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 एक फाइनल ऐसे जब ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड का हो जाएगा, जितना स्पीड हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ से विंडो बना के इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे टारगेट पे अटैक करवा देते हैं, ठीक है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी v, और ये कितनी होगी, वेरी हाई स्पीड। तो इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ जाके ये टारगेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिस चीज़ के लिए हमें उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा चाहिए वहाँ पे जाके हम उसको अटैक करवा देते हैं। तो साइक्लोट्रॉन ऐसे काम करता है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है उसकी स्पीड बढ़ाना, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका काम है उसको गोल सर्कुलर में, सेमी सर्कल में उसको घुमा देना। और इसमें नोट करने वाली बात बस ये है, जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कल करता है एग्जैक्टली उतने ही टाइम में इस ऑसिलेटर को अपना पोलैरिटी चेंज करना है। तो ओवरऑल इसमें हो क्या रहा होता है कि जो चार्ज पार्टिकल चलता भी है फिर घूमता भी है, जब वो घूमते जाएगा रेगुलरली उसका जो रेडियस होगा इंक्रीज़ होता जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता जाएगा, तो उसका जो ओवरऑल पाथ आता है वो क्या आता है, स्पायरल पाथ आता है। चार्ज पार्टिकल एक स्पायरल पाथ में घूमता जाएगा, टाइम के साथ उसका रेडियस इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो गोल गोल घूमते जाएगा। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है तो एक फाइनल वेलोसिटी से बाहर निकलता है, तो ये फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए देखो हम क्या चाहिए कि चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला रेडियस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस देखो कौन सा हम लेंगे कि टाइम के साथ इसका रेडियस बार बार चेंज हो रहा है, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये मैक्सिमम कौन से रेडियस में घूम सकता है, जो ये d हमने जिस सेमी सर्कल का बनाया है उसका जो भी रेडियस होगा वो, कि चार्ज पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी अगर निकालनी है तो चार्ज पार्टिकल ने जो फाइनल वेलोसिटी जब वो चल रहा है उस टाइम पे वो कितना रेडियस में घूम रहा है, जितना ये d का रेडियस होगा। व्हेन चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल exit out the radius of its circular path, radius of its circular path is equal to radius of d is equal to रेडियस ऑफ जो हम भी हमने डी यूज़ किया है, ठीक है, तो उसका जो भी रेडियस होगा वो होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर फाइनल वेलोसिटी ये कितने रेडियस में घूम रहा है, आर में, तो आर विल बी एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू इंटू बी। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस हमें पता है, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और मास हमें पता है, तो इससे जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बी क्यू आर बाई एम। तो ये क्या आ गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकते हैं, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर निकालना हो तो हाफ एम वी स्क्वेयर, कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वेयर, वी हमने ये लिख ही लिया है तो इसको लिख सकते हो हाफ एम बी क्यू आर बाई एम का होल स्क्वेयर। तो इससे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी बी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर
r²/2m। तो ये हो गई इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यही दो चीज़ें चाहिए थी कि जब जो साइक्लोट्रॉन है उसका काम ही यही है कि उस जो चार्ज पार्टिकल है उसको बहुत हाई स्पीड दे देना या बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी दे देना। तो हमसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती है, तो हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जा सकती है। फाइनल वेलोसिटी के लिए ये उतने ही रेडियस में घूम रहा होगा जितना ये डी का रेडियस है। तो हम बी क्यू एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी यूज़ करके हम वी निकाल सकते हैं, और हाफ एम वी स्क्वायर यूज़ करके हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो दूसरी बात ये थी कि हमें फाइनल वेलोसिटी तो पता चल गई, लेकिन ये काम तभी करेगा जब जितने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सेमी सर्कल करेगा उतने ही टाइम में ये अपना पोलैरिटी रिवर्स कर ले। तो ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे उसका जो ऑसिलेटर है उसका फ्रिक्वेंसी एक फ़िक्स फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका फ्रिक्वेंसी बार बार चेंज हो रहा है, या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऑसिलेटर किसी भी फ्रिक्वेंसी का हम फिट इसके अंदर कर दें। ऐसा नहीं होगा। फ्रिक्वेंसी जो होगी वो डिपेंड करेगी कुछ कुछ फैक्टर पे कि ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी कितनी रखे कि ये साइक्लोट्रॉन एकदम सही तरीके से काम करे। तो हमें क्या पता लगाना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर हमें पता लगाना है। तो देखो चार्ज पार्टिकल घूम तो ऐसे सर्कुलर मोशन में रहा है। तो अगर हम देखें कि टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल फॉर सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, तो इसका हम टाइम पीरियड लिखते थे 2πm/q_b। और ये जो टाइम पीरियड है ये वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो अगर मुझे इसमें फ्रिक्वेंसी लिखना हो, फ्रिक्वेंसी f कैसे लिखेंगे 1/t, और ये हो जाएगा qb/2πm। मतलब जब चार्ज पार्टिकल घूम रहा होगा तो उसकी स्पीड भले भले ही उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही हो, लेकिन उसका फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड उसका चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये छोटे रेडियस में घूम रहा है या छोटे वेलोसिटी में घूम रहा है, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमने में उसको 1 सेकंड लगता है, तो यहाँ से बड़े रेडियस में या बड़ी स्पीड से घूमने में भी उसको 1 सेकंड ही लगेगा। ठीक है, तो मतलब जो ऑसिलेटर है उसको 1 सेकंड में अपना पोलैरिटी चेंज करना है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ घूमने में 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ घूमने में 1 सेकंड। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये शुरू में प्लस था, ये माइनस था, तो जब ये माइनस से प्लस हुआ तो पार्टिकल यहाँ घूम गया। ठीक है, फिर ये जब प्लस से माइनस होगा तो पार्टिकल यहाँ घूम जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लगभग जो पार्टिकल है वो 2 सेकंड में उसने एक सर्कुलर मोशन कवर कर लिया, और उतने ही 2 सेकंड में ये प्लस से माइनस फिर प्लस हो गया। मतलब जब ऑसिलेटर ने अपनी एक साइकिल कंप्लीट की तो चार्ज पार्टिकल ने भी अपना एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर, ऑसिलेटर वेव बोल सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर वेव इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल। कि जब पार्टिकल ने अपना एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया तो ये ऑसिलेटर ने ये प्लस से माइनस फिर प्लस हो गया। मतलब ये इसने भी, ऑसिलेटर ने भी अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, और उतने ही टाइम में चार्ज पार्टिकल ने भी अपना एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया। मतलब ऑसिलेटर वेव या ऑसिलेटर वेव का जो भी टाइम पीरियड होगा वो उतना ही होना चाहिए जितना चार्ज पार्टिकल के एक सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड सेम हो गया, मतलब फ्रिक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ठीक है, यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर वेव विल बी फ्रीक्वेंसी
ऑफ ऑसिलेटर, ये हो जाएगा एफ विल बी, जो इसका फ्रिक्वेंसी होगा मोशन का, सर्कुलर मोशन का, वही इसका हो जाएगा क्यू बी बाय 2πm। तो ये फ्रिक्वेंसी आ गया। और जो फ्रिक्वेंसी है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। और ये जो फ्रिक्वेंसी है ये कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे पैरामीटर कैसे कांस्टेंट है। तो हमें ऑसिलेटर भी ऐसा पिक करना है जिसका फ्रिक्वेंसी सेम हो। तो यही अच्छी बात है उसके अंदर कि ऑसिलेटर का फ्रिक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो हमने एक अगर उसका फ्रिक्वेंसी सेट कर दिया और वो साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी के बराबर आ गया तो मतलब उस साइक्लोट्रॉन अपना एकदम सही काम करेगा। और इसमें चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती जाए उससे भी इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। दिस फ्रिक्वेंसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। इसी फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा होता है कि जब भी साइक्लोट्रॉन काम करता है तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाता है, मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन चेंज करता है। जो ओवरऑल पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का वो स्पायरल होता है कि वो स्पायरली घूमते घूमते फाइनली वो साइक्लोट्रॉन से बाहर आ जाएगा। तो उसका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें साइक्लोट्रॉन का जो फ्रिक्वेंसी होगा या ऑसिलेटर का फ्रिक्वेंसी वही होना चाहिए जो चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का फ्रिक्वेंसी होता है। तो हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट किया क्यू बी बाई 2πm, और ये जो फ्रिक्वेंसी है कांस्टेंट है। दूसरी बात, इसी फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो फ्रिक्वेंसी है वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर बात करें, ओवरऑल बात करें तो विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीजेज, चार्ज पार्टिकल शुरू में रेस्ट में था, जैसे जैसे वो घूमता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, उसका वेलोसिटी चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा चार्ज पार्टिकल के घूमने का जो रेडियस है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उसका रेडियस भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड है, घूमने का जो टाइम पीरियड है या फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगा। फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट। तो यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन हमें करना है कि हमने, ठीक है कि ये सब कर तो लिया कि हाई स्पीड तो चार्ज पार्टिकल की हमने अचीव कर ली, तो उनको यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का एक काम यही होता है कि उसको क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड दे देता है, ये बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी दे देता है। तो वो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से आके टकराना पड़ता है, तभी वो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है, इनिशिएट होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर जैसे मान लो कि एक हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम के ऊपर हमें क्या करना है, एक चार्ज पार्टिकल को अटैक करवाना है कि हमें न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू करानी है। तो जो उसका चार्ज पार्टिकल होता है वो पहले रेस्ट पे होता है, फिर उसको साइक्लोट्रॉन से पास करवाते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अचीव हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, यूरेनियम के ऊपर उसको अटैक करवा देते हैं, तो फिर न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ने में हमें क्या चाहिए होता है, चार्ज पार्टिकल, बहुत हाई स्पीड वाले चार्ज पार्टिकल चाहिए होते हैं। दूसरी बात, रेडियो एक्टिव डिके भी ऐसी होता है कि एक मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियाई रखा हुआ है और उसको डिके करवाना है, तो वो खुद से डिके नहीं हो सकता, तो रिएक्शंस को हमें क्या करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है। तो उस पर भी एक कोई भी चार्ज पार्टिकल बोम्बार्ड करते हैं, देन उसके बाद वो क्या कर जाता है, वो डिके करना शुरू कर जाता है। तो उसके लिए भी हमें पार्टिकल्स कैसे चाहिए, हाई स्पीड के पार्टिकल्स चाहिए। मतलब जहाँ पर भी हमें ऐसे पार्टिकल्स, ऐसी पार्टिकल्स चाहिए जो बहुत हाई स्पीड के होने चाहिए, ताकि बाकी आगे को उनको यूज़ कर पाए न्यूक्लियर रिएक्शंस में, रेडियो एक्टिव डिके में। तो उसका काम क्या होता है, उसको हम यूज़ करवा लेते हैं साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन उसको हाई स्पीड दे देता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि साइक्लोट्रॉन हर चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो जब चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तभी उसकी स्पीड चेंज होगी। अगर चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, मतलब जो पार्टिकल है उसका चार्ज ही ज़ीरो है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगा सकती, तो उसको कभी एक्सलेट नहीं करा सकती। तो साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सलेट न्यूट्रल पार्टिकल्स, कि जैसे न्यूट्रॉन्स को कभी हम साइक्लोट्रॉन से एक्सलेट नहीं करा सकते, न्यूट्रॉन को एक्सलेट कराने का कोई और तरीका होता है। तो साइक्लोट्रॉन कभी भी न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सलेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट कर सकता है। तो इसका सबसे बेसिक और सबसे पहला लिमिटेशन है। दूसरी बात, ऐसे भी चीज़ है कि जब पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है लेकिन तब भी उसको एक्सलेट नहीं कर पा रहे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज तो है लेकिन तब भी उसको साइक्लोट्रॉन से एक्सलेट नहीं कराते, कि साइक्लोट्रॉन इज़ नॉट यूज टू एक्सलेट वेरी लाइट चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली होता क्या है कि सारी बात है ना एक्सेलरेशन की आती है, कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, और एक्सेलरेशन डिपेंड करता है मास के ऊपर। तो अगर मैं ये बात करूँ कि एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q इंटू ई। तो उसका अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ तो वो क्या होगा, QE/m। ऐसे मान लो कि अगर मास बहुत ही छोटा हो, m इज़ वेरी स्मॉल, अगर चार्ज पार्टिकल का मास ही बहुत छोटा होगा तो उसका एक्सेलरेशन बहुत बड़ा होगा, एक्सेलरेशन इज़ वेरी लार्ज। अगर चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाएगी। स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज to very high value in very short time, कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी। मतलब ऐसा होगा कि जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को एक साइक्लोट्रॉन के अंदर रखा और उसको एक्सलेट कराया, तो 4-5 चक्कर काटने के बाद ही उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब स्पीड ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या फ़र्क होता है कि देखो, जैसे ही मान लो कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड रिलेटिविस्टिक स्पीड्स के बराबर आने शुरू हो जाए। रिलेटिविस्टिक स्पीड्स वो होती हैं कि जो लाइट की जो स्पीड होती है उसके आसपास होती है, जैसे 0.5 इंटू सी हो गया, 0.7 इंटू सी हो गया। तो जो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है उनको क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक स्पीड्स बोलते हैं। कि अगर चार्ज पार्टिकल कोई भी मास है, अगर वो मास एक रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उस पार्टिकल का मास चेंज होने लगता है। ठीक है, हमने ये वाला बात देखा कि मास ऑफ मूविंग पार्टिकल अगर हम लिखें, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो m लिखते हैं m0 √1 - v²/c², और जो m0 होता है वो क्या होता है, इसका रेस्ट मास होता है। ठीक है, और जो साइक्लोट्रॉन में जो साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी होती है वो हम क्या लिखते थे, फ्रिक्वेंसी f विल बी QB/2πm। ठीक है, ये जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका मास लिखा जाएगा। अब देखो, ऐसा है कि अगर ये वाला स्पीड बहुत ही छोटा है, कि जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बहुत ही छोटी है, तो v²/c² ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, m0, एंड विच इज़ कांस्टेंट। कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटी स्पीड से मूव कर रहा है, बहुत छोटी स्पीड मतलब रिलेटिविस्टिक स्पीड नहीं होनी चाहिए, कंपेयर टू सी नहीं होना चाहिए, तो सी से बहुत छोटी स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर मास कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज कांस्टेंट है, तो फ्रिक्वेंसी भी कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है कि एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि छोटे से टाइम में ही जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो रिलेटिविस्टिक स्पीड हो जाती है, कि मतलब ये जो v/c जो आता है ये सिग्निफिकेंट होगा, तो v²/c² भी सिग्निफिकेंट होगा। तो ये वाला फैक्टर क्या होगा, ये वाला फैक्टर क्या करेगा, m को, मास को चेंज कर देगा, तो जो ओवरऑल मास आएगा वो m0 से अलग आएगा। ठीक है, तो एट वेरी हाई स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड जो मास होगा m, इट इज़ ग्रेटर देन m0। ठीक है, m0 से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मास होगा, जैसे जैसे स्पीड चेंज होती जाएगी मास भी चेंज होता जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी चेंज होती जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ऑसिलेटर है जो फिक्स फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है वो काम ही नहीं कर पाएगा, कि जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमने में 1 सेकंड चाहिए, ऑसिलेटर का फ्रिक्वेंसी हमने 1 सेकंड सेट कर दिया,
लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है वो अब 1 सेकंड नहीं ले रहा है, अभी ले रहा है 0.5 सेकंड, थोड़ी देर बाद लेगा 0.7 सेकंड, तो ऐसे करके उसका फ्रिक्वेंसी चेंज होता जाएगा। तो ऑसिलेटर अपना काम पूरे अच्छे से नहीं कर पाएगा कि मतलब जैसे उसको करना चाहिए कि जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल को हाफ सर्कल करना है उतने टाइम में पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए, लेकिन ये सब नहीं हो पाएगा अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि उसका मास कॉन्टीन्यूसली चेंज होता जाएगा, मास कॉन्टीन्यूसली चेंज होता जाएगा तो फ्रिक्वेंसी चेंज होता जाएगा। तो साइक्लोट्रॉन क्या हो जाएगा कि आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन काम करना शुरू करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम एक्सलेट नहीं कराते हैं साइक्लोट्रॉन से। और सेम रीज़न यही है कि ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो एक ऐसा हो गया चार्ज पार्टिकल हो गया जिसका मास बहुत छोटा है। साइक्लोट्रॉन का इसी रीज़न की वजह से जो साइक्लोट्रॉन है वो क्या करता है, बहुत हाई स्पीड तक तो चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट कर देगा, लेकिन रिलेटिविस्टिक स्पीड को अचीव नहीं कर पाते हैं इसमें। जैसे ही चार्ज पार्टिकल की स्पीड रिलेटिविस्टिक स्पीड के बराबर आनी शुरू हो जाती है तो बार बार फ्रिक्वेंसी चेंज होता जाएगा ड्यू टू चेंज इन मास। तो उससे क्या होगा कि आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन काम करेगा साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन अपना पूरा काम नहीं कर पाएगा। सो मास changes continuously, so frequency changes continuously। तो जो साइक्लोट्रॉन होगा वो आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा सही से। तो ये इसके 3 लिमिटेशंस हो गए, उसके यूजेस हो गए।